Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी ऑल डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट। आज लास्ट लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं। आज में मैं आपको कुछ एक दो या ऐसे सम करना होगा जो यूनिवर्सिटी लेवल के है, जिसमें से पहला सम हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 388। तो एग्जांपल नंबर 7 निकालो, माया लिमिटेड पेज नंबर 388। साथ में होमवर्क में आपको 33 नंबर का सम करना है और अपना कॉन्फिडेंस गेन करोगे। चलिए फर्स्ट सम पेज नंबर 388 होना चाहिए, टेक्स्ट बुक, नोटबुक और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइंट होना है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर रहेगा आपके लिए, क्योंकि और ज्यादा सम्स हमें इसमें से करने नहीं होंगे। इतना आप काम करोगे 100% आपका यूनिवर्सिटी का काम हो जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 7, Maya Limited want to voluntary liquidation on 31st December 2019. Balance sheet as on that date was as under। भाई आपको एक बैलेंस शीट दिया है और माया लिमिटेड 31st दिसंबर 2019 को लिक्विडेशन करने वाले वॉलंटरीली अपने आप। फिर आप पैराग्राफ में जाओगे तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी जो हम अभी रीड करेंगे, पर लास्ट लाइन में हमें सिर्फ एक आंसर मांगा है। क्या मांगा है? प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर शोइंग द नेसेसरी कैलकुलेशन। सारी नेसेसरी कैलकुलेशन करके ये स्टेटमेंट आपको 14 मार्क्स दिलाएगा। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। चलिए तो स्टेटमेंट हमारा बन चुका है। शुरुआत कहां से करनी है? तो मैंने आपको ऑलवेज समझाया हुआ है कि ये जब स्टेटमेंट बनाओ सबसे पहले ये रिसीप्ट साइड को कंप्लीट करने की कोशिश करो, और उसमें सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? कैश एंड बैंक। चेक करो दी गई बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक सबसे लास्ट में होगा, करंट असेट में दिख रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस। भाई मुझे दिख रहा है 28700। तो ये देखो कैश एंड बैंक बैलेंस ये मैंने लिखा 28700। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज असेट रियलाइज, और उसके लिए हम पैराग्राफ पे जाएंगे। पैराग्राफ में ध्यान दो फर्स्ट दो लाइन में असेट रियलाइज लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। चलो तो असेट रियलाइज यहां पे कॉपी पेस्ट करें। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने पैसे मिले? 2,83,000। फिर उसके बाद है मशीनरी, ये लिखा मैंने मशीनरी, देखो मशीनरी की वैल्यू 77,500। देन उसके बाद हमें दिख रहा है स्टॉक, स्टॉक के कितने पैसे मिले? 62,700। फिर डेटर के पास से कलेक्शन मिला होगा, डेटर के हमने कितने पैसे दिए? 38,800। सभी का टोटल करेंगे हमारे लिए असेट रियलाइज मिल जाएगी और वो आएगा 4,62,000। चलिए ये दोनों लिख दिया हमने, इजी। रिसीप्ट जितना लिख सकते थे उतना लिख दिया। अब हमें पेमेंट के बारे में सोचना है, और पेमेंट के लिए एक सेकंड पैराग्राफ है, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। देखो सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 389 सामने वाले पेज पे, इन्वेस्टमेंट एंड मॉर्गेज विद द क्रेडिटर ऑफ 75,000 who is realized 78,000 saying access was given to liquidator। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो लाइन पढ़ के अटक गया। क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट मॉर्गेज है लोन की, यानी ऐसे कि कोई क्रेडिटर है 75,000 के जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वहां पे सिक्योर है, तो इसके लिए हम सिक्योर क्रेडिटर बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ बेच दिया और एक्सेस अमाउंट क्रेडिटर को दिया, यानी सॉरी लिक्विडेटर को दिया है। तो ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सरप्लस का पॉइंट आता है इसमें। पॉइंट नंबर 3 दैट इज सरप्लस अमाउंट। सरप्लस यानी जो बच रहा है वो अमाउंट। सरप्लस फ्रॉम, कहां से ये सरप्लस होगा? सिक्योर क्रेडिटर के पास है। ध्यान देना इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने में किया है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड 78 में सोल्ड किया है। ये इन्वेस्टमेंट के सामने लोन कितने अमाउंट का था? उन्होंने बोल दिया कि क्रेडिटर जो 75,000 थे उनको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट था, इन्वेस्टमेंट 78 में बेचा, और हमारे पास ये क्रेडिटर यानी कि कितने के थे? 75 की लोन लिया था। इसमें से ये माइनस करो, एक्सेस अमाउंट आई थिंक 3,000 उन्होंने हमें लौटाए, यानी इसका सेटिंग 12 बार हो गया। और 78 उन्होंने बेच दिए, जो 75 वाले थे उनको 78 में बेचा, ज्यादा पैसे मिले, हमें लौटाए। अगर ये पॉइंट ना बोला होता तो 78 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता, 78 कहाँ आता? यहाँ पे, और ये 75 कहाँ जाता?
सिक्योर क्रेडिटर में 78 यहाँ पे 75 यहाँ पे, पर वो पॉइंट है नहीं, सिक्योर क्रेडिटर है इसीलिए देखो यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर में यहाँ डैश कर दूं, है ही नहीं। अब हमें पेमेंट उनको नहीं करना है, बारों बार पेमेंट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, वही पैराग्राफ में सेकंड लाइन, creditor of rupees 25,000 were paid 20% less and creditor of 15,000 were paid 30% less, remaining creditor were paid fully। तो अब ये पॉइंट है क्रेडिटर से रिलेटेड, तो इसके लिए देखो आपको है ना एक ऐसा टेबल बना देने का, क्योंकि टेबल हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा। उन्होंने कुछ इसके पार्टीशन किए, कौन से पार्टीशन किए, सबसे पहले अगर मैं क्रेडिटर के पार्टीशन करूं तो उसमें आएगा सिक्योर क्रेडिटर, कौन सा आएगा, सिक्योर क्रेडिटर। चलिए तो इसके लिए मुझे टोटल क्रेडिटर की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, पहले बैलेंस शीट में पहुंचो, बैलेंस शीट में आपको कहीं ना कहीं क्रेडिटर दिख जाएंगे। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं क्रेडिटर 1,40,000 के, दिखे 1,40,000। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो उन्होंने अलग से ही मेंशन किए 10,000, तो वो इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1,40,000 में से ये पूरा पैराग्राफ हमें अलग करना है। पैराग्राफ नंबर 2, उसमें से सबसे पहले अलग करेंगे सिक्योर क्रेडिटर जिसकी बुक वैल्यू है 75,000, कितने के अभी हमने लिया था यहाँ पे 75,000, तो 1,40,000 में से 75,000 निकालो, ये सिक्योर है, प्रेफरेंस तो अलग से ही दिए, तो बाकी का वैल्यू कौन सा होगा, अनसिक्योर क्रेडिटर। देखो कैसे पता चला मुझे ये चीज, प्रेफरेंशियल अलग से दिए 10,000, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना सेकंड नंबर का, उसमें क्रेडिटर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिए 1,40,000, उसमें से सिक्योर क्रेडिटर ये 75 अलग किए, बाकी के अनसिक्योर, बाकी का वैल्यू निकाला तो 1 लाख में से 140 में से 75 गया, आई थिंक 65,000 आएगा, ठीक है। अब उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने पैराग्राफ में कुछ ऐसा बोला है कि इतने को इतना कम देना है, तो इसके भी ऐसे टुकड़े कर दो देखो, ताकि काम एकदम बढ़ जाए और आसान हो जाए। तो ये काम आपको ध्यान से कर लेना है, ऐसे टेबल वर्क करोगे तो इजीली हो पाएगा। देखो सेकंड लाइन में ऐसा लिखा है क्रेडिटर ऑफ 25,000 पेड 20% लेस, तो ऐसे 20,000 के कोई क्रेडिटर है जिसकी ये बुक वैल्यू कह सकते हो, ये बुक वैल्यू कितना है 20,000, और उसको पेमेंट करना है 20% लेस, इसके 20% निकालो तो 20% आई थिंक 4,000 आएगा, 4,000 माइनस करो तो 20% कम, यस जैसे 20 नहीं 25,000 है ना, माय मिस्टेक, 25,000 है यहाँ पे, 25,000 क्रेडिटर को 20% लेस पेमेंट करना है, इसके 20% निकालो तो 5,000 आएगा, जैसे 5,000 माइनस करोगे रियलाइज वैल्यू कितना आएगा 20,000, इसको रियलाइज वैल्यू बोलते हैं, इतना हमें पेमेंट करना है, ठीक है। उन्होंने बोला 20% लेस, हमने लेस किया। सेकंड एक और है 15,000 जो क्रेडिटर है, यानी कि दूसरा टुकड़ा 15,000 बुक वैल्यू, उसको कितना लेस पेमेंट करना है, लेस 30% में 30% कम पेमेंट करना है, निकालो तो 30% आई थिंक 4,500, यस 4500, जैसे 4500 माइनस करोगे यहाँ पे 10,500 आई थिंक आंसर आएगा, समझ रहे हो, ये रियलाइज वैल्यू है। तो जो उन्होंने बोला वो काम हमने किया, पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा रिमेनिंग वेर फुल्ली पेड अप, रिमेनिंग कितने हैं टोटल 65, उसमें से माइनस करो 25, माइनस करो 15, तो बाकी के क्या हो जाएंगे। अच्छा पहले तो इसको राउंड कर लेते हैं, इसको हमने क्वेश्चन मार्क से ढूंढा था, अब तीसरा रिमेनिंग कितना होगा चेक करो माइनस करके, आई थिंक आंसर आएगा 25,000, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल करना है आपको, प्लस प्लस ये तीनों का टोटल हमारे लिए एक अनसिक्योर क्रेडिटर आ जाएगा, आंसर कौन सा आएगा अनसिक्योर क्रेडिटर, प्लस करो तो इसका आंसर 55,500 आई थिंक आएगा, यस कितना आंसर आएगा 55,500, ये हमारे लिए क्या आया अनसिक्योर क्रेडिटर। कैसे आया तो देखो ये पूरा टेबल आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ये पहले सिक्योर क्रेडिटर अलग किया, फिर अनसिक्योर में जो पैराग्राफ में बोला था वो काम अलग किया। अब इतना मेहनत करने के बाद आंसर कहाँ रखना है, तो देखो अनसिक्योर क्रेडिटर आंसर यहाँ पे रख दो 55,500, फिर उसके बाद एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमें दिखे थे तो वो भी लिख दो साथ में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देखो बैलेंस शीट में 10,000 के दिख रहे हैं मुझे, 10,000 प्रेफरेंशियल लिख दिया, तो ये देखो क्रेडिटर का तो तीनों काम तमाम हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और भी क्या इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पहले डिबेंचर होल्डर के पेमेंट के बारे में इनके लिए, तो वो भी ले सकते हैं।
देखो डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑन 36 2020। इसके लिए ऑलवेज एक पॉइंट आता है कि हमारा जो ये कंपनी है वो लिक्विड कब हो रहा है, तो 31/12/2019 को हो रहा है, ठीक है। और डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट कब कर रहा है, तो पेमेंट डेट हमारे पास एक आएगी। पेमेंट डेट चेक करो 30/6/2020। बोलो तो कितने महीने का एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 31/12 से 30/6 की लो, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे हम एक्स्ट्रा। तो ये 6 महीने यहाँ पे एडिशनल में आएंगे, तो उसके लिए मुझे पहले डिबेंचर बैलेंस शीट में से कॉपी करने पड़ेंगे। बैलेंस शीट में डिबेंचर कितने हैं, तो मुझे दिख रहे हैं बैलेंस शीट में डिबेंचर, यस 10% डिबेंचर ऑफ 2 लाख, ठीक है। उसमें एक पॉइंट है वो तो ऐड करना है, क्या ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, हाँ है, 10,000 दिख रहा होना चाहिए अदर करंट लायबिलिटी में। ये देखो 10,000 मैंने वहां से कॉपी की है, प्लस एडिशनल। चलिए एडिशनल के लिए अब मेरे पास ये 6 महीने का इंटरेस्ट गिनना है। वैल्यू पहले 2 लाख, 2 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब कितने महीने का लेना है, तो क्या 6 महीने का। ये किया 6/12, जैसे 6/12 करोगे आई थिंक अगेन आंसर 10,000 आएगा, चेक कर सकते हो, और बाहर जाएगा 2,20,000। ये डिबेंचर का चबाया हुआ पॉइंट है, ये हर सब में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया 2,20,000। चलिए आगे बढ़े। डिबेंचर के बाद थर्ड पैराग्राफ में अब लिक्विडेशन का पॉइंट आ रहा है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन। फिर उसके बाद आई थिंक सिर्फ कैपिटल एफिशिएंसी का पॉइंट बचेगा। चलिए फर्स्ट थर्ड पैराग्राफ में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वर 5,690, 5,690 ये लिख दिया। फिर उसके बाद एक और फिर लिखा हुआ है लिक्विडेटर एंटायर रेम्यूनरेशन इज 1% ऑन एसेट रियलाइज्ड बाय हिम, 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो हमें दो अलग-अलग उनको कमीशन देना है, रेम्यूनरेशन जिसको बोला जाता है। सबसे पहला कमीशन वैल्यू रुपीस 1% ऑन एसेट रियलाइज्ड, 1% ऑन एसेट निकालो। चलो एसेट के पैसे कितने हैं, 4,62,000, उसके 1%। दूसरा हमें देना है 2% ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर। तो अनसिक्योर की वैल्यू हमारे पास 55,500 है, उसका 2%। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर ना बोला हो ना कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अलावा, तो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर साथ में लेना है, इन दोनों को साथ में मिला के परसेंटेज निकालना है। तो चलो ये दोनों परसेंटेज निकाले, वैल्यू आएगा 4620 एंड 11,110 ये वैल्यू आएगा। तो देखो रेम्यूनरेशन आ गया, सब कुछ आ गया। अभी बोर्ड पे पूरा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये दोनों के अलावा। तो अब कोई पॉइंट बाकी है नहीं, अब तो कोई पॉइंट मुझे दिख ही नहीं रहा है इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये प्रेफरेंशियल होल्डरों को पेमेंट ले ले। चेक करो प्रेफरेंशियल होल्डर, बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है 2,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच, वैल्यू कितनी है 2 लाख है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख लिया। अब हमारा मेन वर्क स्टार्ट होगा, कैपिटल डेफिशिएंसी। सब में देखो शेयर कैपिटल ए बी सी, तीन तरह के इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो इसका मतलब अब हमारे पास बोर्ड पे यहाँ पे पूरा वर्किंग आएगा कैपिटल डेफिशिएंसी का। अगर ये पॉइंट आपके समझ आपको आता है तो आप समझ लो कि ये चैप्टर में आपको 14 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलो अब सीधा वही पॉइंट स्टार्ट करेंगे हमारा कैपिटल डेफिशिएंसी। चलो जितने लोगों को याद है ये कब करता है, तो व्हेन इन सम, जब सब में मोर देन व्हेन इन सम मोर देन वन टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर गिवन। जब सब में एक से ज्यादा इक्विटी शेयर गिवन हो तब ये काम करना है। और सबसे पहला काम हम एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसकी शुरुआत होती है पर्टिकुलर एंड अमाउंट। चलिए ये लिखा मैंने पर्टिकुलर एंड देन उसके बाद अमाउंट। ये कॉलम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं ताकि आगे हमें जगह बचे। चलो अब तक काफी समय हम कर चुके हैं, सब इसका आइडिया आपके पास होना चाहिए। शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनकम बिफोर कॉल से पहले की इनकम कितनी है चेक करो। बोर्ड पे 3 इनकम है हमारे पास, 1 2 एंड 3, तीनों का टोटल करो। आपके पास आंसर है इसका, यस आंसर मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 4,93,700, 4,93,700
93,700। चलिए फिर क्या करना है, उसमें से लेस करना है पेमेंट 1 to 6, 1 से 6 का पेमेंट। देखो आपको बोर्ड पे दिख रही है 1 से 6 का पेमेंट, इसका टोटल करोगे आंसर आएगा 496,920। चलो ये माइनस करेंगे यहां से, तो हमारे पास एक माइनस में आंसर जा रहा है, आई थिंक यस 3220, ये माइनस में बैलेंस जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे कॉल रिसीव्ड। चलिए कॉल के लिए हम कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में जो अलग अलग टाइप्स के इक्विटी शेयर है वहां पे ध्यान होना चाहिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले ए तरह के इक्विटी शेयर है, 2000 शेयर है, 100 ईच है, 80 पेड अप। तो ए तरह के शेयर में 2000 पे कितने मंगवाना बाकी है, 20 रुपए मंगवाना बाकी है। फिर बी तरह के शेयर को देखो, 1500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 60 पेड अप, 60 पेड अप है, तो 1500 रुपए कितने बाकी है, 40 अनपेड है, 40 मंगवा देंगे। फिर उसके बाद 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 40 पेड अप। अब देखो 1000 शेयर पे 40 पेड अप है, तो कितना मंगवाना है, 60 रुपए उसमें मंगवाना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करें, 40,000 60,000 60,000 ऐसी वैल्यू आएगी, 40,000 60,000 एंड 60,000, टोटल विल बी 1,60,000। ठीक है, चलिए इसमें इसको प्लस करें तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 156,700। ये आंसर आई थिंक आएगा, नहीं आंसर, हाँ इसमें ये आंसर आपका आ सकता है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, 3222 उसमें प्लस करो माइनस 1,60,000, तो आंसर आएगा यस, वहां पे पीछे 80 आना चाहिए, माय मिस्टेक, मुझे लगा ये कुछ गलत है। 156,840 आंसर चेक करें, ये हमारा आएगा कैश बैलेंस। इसको क्या बोला जाता है, कैश बैलेंस। चलिए फिर उसके बाद कैपिटल डेफिशिएंसी का पूरा टेबल, एक छोटा सा टेबल हमें सिर्फ अब ड्रॉ करना है, टेबल शोइंग, टेबल क्या शो करेगा, कैपिटल डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी वाला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक बड़ा सा टेबल की रिक्वायरमेंट होगी हमें, तो ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं टेबल। चलिए उसमें थोड़ी सी जगह और भी छोड़ रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले उसमें आएगा टाइप्स ऑफ शेयर, पहले शेयर के प्रकार, और उसमें फिर आएगा बुक वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की बुक वैल्यू यानी टोटल। सबसे पहले ए तरह के शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर है, 2000 शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 100 ईच। फिर है बी तरह के शेयर, बी में कितने नंबर ऑफ शेयर है, 1500 शेयर है, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 100। एंड देन आएंगे सी, उसमें 1000 शेयर है जिसकी अगेन फेस वैल्यू है 100। तो ये हमारा एक और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 2 लाख, ठीक है, यहाँ पे आंसर 2 लाख आएगा, यहाँ पे 2.5 लाख आंसर आएगा, फिर तीसरे में आंसर 1 लाख का आएगा, और तीनों का टोटल हमारा आएगा शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का आंसर आएगा 4,50,000। अब देखना, जैसे ये 450 मिला, उसमें से हम क्या करते हैं, ये जो अपना कैश बैलेंस है उसमें से माइनस करते हैं। हमारे पास कैश कितना पड़ा है, 156,780 कैश पड़ा है। ये माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको बोला जाता है भाई कैपिटल डेफिशिएंसी। क्या बोला जाता है इसको, कैपिटल डेफिशिएंसी। और वो कितनी आएगी, तो वो आएगी 2,93,220, 293,220। ये कैपिटल डेफिशिएंसी चेक करूं मैं आंसर में, आपके पास जो टेक्स्ट बुक में आंसर है उसमें ये कैपिटल डेफिशिएंसी का आंसर आना चाहिए। यस, कहीं ना कहीं ये आंसर मैच हो जाएगा, और हो रहा है। देखो फिर क्या करना है, इसमें से कैपिटल डेफिशिएंसी माइनस करनी है। जो कैपिटल डेफिशिएंसी अभी अराइज हुई ना, वो यहां से माइनस करो। चलो तो उसके लिए 293,220 है, उसको इसके रेशियो में बांटना है। रेशियो निकालो तो 20/15/10, 20/15/10, उसका और छोटा हो सकता है, 5 से डिवाइड करोगे तो रेशियो आएगा 4:3:2। किसके रेशियो में बांटा, कैपिटल के रेशियो में। अब बांटा उसको अंदर, कैपिटल डेफिशिएंसी जैसे बांटोगे, मेरे पास आंसर कितना हुआ है 133,320, फिर उसके बाद आंसर आएगा 97,940 सॉरी, फिर उसके बाद आंसर आएगा 65,160,
ये इसको माइनस करोगे तो फिर आपके पास एक आंसर आएगा जिसको बोलते हैं हम बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस। और बैलेंस में से फिर कॉल माइनस करना है। कॉल माइनस करने के बाद अगर आंसर प्लस में रह रहा है तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट, अगर आंसर माइनस में रह रहा है तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट। ठीक है, चलिए तो वो काम अब हम करें। वो काम के लिए आपको सबसे पहले इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हमारे पास आंसर आएंगे। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 69। बहुत आराम से करना पड़ेगा, ऑकवर्ड फिगर है। 69 6 80, देन आंसर आएगा 33 220 260 सॉरी, यस मैं आंसर चेक कर लेता हूँ 34। आंसर आप भी चेक करते रहना क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम नहीं बचता तो मैं टोटल देख के लिख रहा हूँ, आप ये टोटल चेक कर सकते हो। बैलेंस में से अब क्या करना है? जो कॉल हमने मंगवाया वो माइनस करना है। पहले में से 40,000 माइनस करना है, दूसरे में से बी तरह के शेयर है उसमें 60 एंड सी तरह के शेयर है उसमें भी 60 माइनस करना है। जैसे माइनस करोगे आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, प्लस या माइनस जो भी हो। तो चलो फर्स्ट में आंसर आएगा 29 680 प्लस में 29 680 प्लस में आ रहा है। यहाँ पे दोनों में माइनस में जा रहा है। फर्स्ट में माइनस 7740 एंड दूसरे में माइनस जा रहा है 25 160 और इनको प्लस और माइनस करोगे आपका फाइनल आंसर -3220 आना चाहिए और वो ये वैल्यू के साथ मैच होगा, ये वाला जो वैल्यू है उसके साथ। और ये टेबल हमें शो कर रहा है कि कौन से तरह के शेयर होल्डरों को पेमेंट करना है या उनके पास से रिसीट लेना है। फर्स्ट में आंसर प्लस में आया मतलब उनको पेमेंट करना है, दोनों में आंसर माइनस आया मतलब उनके पास से पैसे कलेक्ट करना है। तो अब हमारा ये स्टेटमेंट देखते ही देखते कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं रिसीट में लिख रहा हूँ नंबर 4। नंबर 4 में क्या आएगा? कॉल रिसीव। और कॉल रिसीव में किसके पास से पैसे लेने हैं? बी और सी। बी के पास और सी के पास से कितने पैसे लेने हैं? 7740 एंड 25 160। इन दोनों का एक टोटल कर लेते हैं जिससे हमारे पास बैलेंस शीट में इसका टोटल आ जाएगा 32,900। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर में सिर्फ एक एक को पेमेंट करना है। कितना एक को पेमेंट करना है? 29,680। अब इन दोनों साइड का अगर टोटल इक्वल हो जाए तो सम करें। बाबा अमरनाथ बेड़ा पार और ये टोटल आएगा 5,26,600। चेक कर सकते हो आप, यस ये टोटल आपका बोथ दो साइड आ जाएगा। तो अब देखो, अब जो ये लास्ट लेक्चर में हम लिक्विडेशन में आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए क्रेडिटर में पॉइंट में, और कैपिटल डेफिशिएंसी 101% आपको 14 मार्क्स मिल सकता है। चलिए तो आज का एक और सम, लास्ट सम यूनिवर्सिटी लेवल का ले लेते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा गया सम आशा लिमिटेड, पेज नंबर 460 निकालो, सम नंबर 31। लिक्विडेशन में ये लास्ट सम रखेंगे क्योंकि इसके बाद सारे जो पॉइंट है मैंने सब सम में कवर कर लिए, इतना आपकी एग्जाम के लिए इनफ है। चलो लास्ट वन, सम नंबर 31, पेज नंबर 460। होमवर्क में आप 10 नंबर का सम करोगे। रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 416। आशा लिमिटेड want to voluntary liquidation on 31/3/2020. The balance sheet of company on that date was as under. आशा लिमिटेड 31/3/2020 को वॉलंटरीली बंद होना चाहती है और आपको बैलेंस शीट एज इट इज प्रोवाइडेड है। फिर पैराग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन, लास्ट में हमें एक ही आंसर मांगा होगा, पीछे पेज टर्न करोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ये वाला सब। डेंजरस एग्जांपल नंबर 31, लास्ट में क्या बोला है? प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट, लिक्विडेटर का फाइनेंस स्टेटमेंट बनाओ, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। चलिए बहुत लेंथी सम, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले रिसीव साइड से। ये जो लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट है, रिसीव एंड पेमेंट में सबसे पहले कैश बैलेंस चेक करो तो बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है 122,400, ये लिखा मैंने 122,400। फिर उसके बाद नेक्स्ट असेट रियलाइज के लिए आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 बैलेंस शीट के नीचे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। चलो वो लिस्ट यहाँ पर टपका है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 14,28,000। फिर उसके बाद मशीनरी, ये लिख रहा हूं मैं मशीनरी, वैल्यू रुपीस 12,64,800।
देन उसके बाद है स्टॉक, देन उसके बाद है डेटर। चलो वैल्यू कितनी है, तो 6,01,800। सारी ऑकवर्ड फिगर्स है, 334 440। चलो सारी असेट जो चार्ट दी गई थी उसका सिर्फ टोटल करेंगे, तो टोटल आएगा 39,29,29,000। बहुत ही ऑकवर्ड फिगर आ रहा है 040, ये आप चेक कर सकते हो, ऐसे टोटल वहां पे आ रहा है। ठीक है, चलो असेट आ गया, कैश आ गया। अब पैराग्राफ में कुछ और भी दिया हुआ है, चलिए पैराग्राफ में ध्यान देना। creditor of the loan have sold the investment of 7,65,000। सॉरी, क्रेडिटर जो है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है 75,000 एंड द एडिशनल अमाउंट वाज रिटन टू द लिक्विडेटर, यानी कि ये सरप्लस का पॉइंट आ रहा है हमारे पास। चलिए पॉइंट नंबर 3, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। चलिए सिक्योर क्रेडिटर के पास है सरप्लस का पॉइंट। सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो कि उन्होंने सोल्ड किया है। सोल्ड कितने में किया है चेक करो पैराग्राफ में, 7,65,000 में सोल्ड किया है। बट ये जो अगेंस्ट लोन था वो लोन कितने की थी, उसके लिए आपको बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का लोन मिल जाएगा। ये देखो बैलेंस शीट में मॉर्गेज लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, कितना है 6,12,000 दिखा। तो मतलब लोन हमने लिया था 6,12,000 का, जिसके पैसे इतने मिले 765, डिफरेंस निकालो तो 1,53,000 डिफरेंस आ रहा है। अगर ये पॉइंट ना बोला होता तो इन्वेस्टमेंट के 7,65 यहाँ पे लिखता और लोन का पैसा यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर में लिखते, पर उन्होंने बोल दिया कि बाकी की अमाउंट लिक्विडेटर ने लौटाई। बार-बार सेटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेचे, पैसा में दिए। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ में जाओ, अदर लायबिलिटी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पैराग्राफ में अदर लायबिलिटी इंक्लूड करके फर्स्ट में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अनपेड सैलरी टू ऑफ क्लर्क। ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद आना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसमें अनसिक्योर एंड प्रेफरेंशियल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आया था। अदर लायबिलिटी में यहाँ पर ना वर्क करना पड़ेगा हमें, अदर लायबिलिटी यानी कि उसमें प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर दोनों आ गए। तो इसका देखो दो पार्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, वन पार्ट इज प्रेफरेंशियल, अनदर वन इज अनसिक्योर। सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उसमें लेंगे और दूसरे जो होंगे वो होंगे अनसिक्योर क्रेडिटर। चलिए उसके लिए आपका ध्यान अंदर होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग 21,250। ये जो अदर लायबिलिटी है उसकी वैल्यू लिख दे पहले, तो बैलेंस शीट में ऊपर देखो तो अदर लायबिलिटी कितनी वैल्यू का है, मुझे वो लग रहा है 79,050। ठीक है, उसका टोटल ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर अभी ये दोनों की टोटल वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी हो तो उसके लिए तो मुझे नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो नोट नंबर 1 बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। नोट नंबर 1 फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, किसके लिए बनाएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए। चलिए और नोट नंबर 2 किसके लिए बनाएंगे, फॉर अनसिक्योर क्रेडिटर। ध्यान पूरा बोर्ड पे रखना है, ये आगे हम छोटे समय में ये काम कर चुके हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां डालोगे, अनसिक्योर क्रेडिटर में डालेंगे। यस, तो फर्स्ट अनसिक्योर क्रेडिटर में कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। वैल्यू रुपीस, अंदर जो दिया हुआ है वही मैं कॉपी कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का यस वैल्यू है 21,250। चले आगे बढ़े। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अनपेड सैलरी ऑफ 4 क्लर्क फॉर द लास्ट 4 मंथ 2040 पर मंथ। अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क याद आ रहा है वो कहां जाएगा, वो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क। चलिए क्लर्क की आउटस्टैंडिंग सैलरी वहां पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रेफरेंशियल में तो आई थिंक मुझे ऐसे टेबल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले याद आ रहा है एक्चुअल, फिर उसको कंपेयर करेंगे हम 4 मंथ के साथ, 4 मंथ का रूल है। फिर उसको कंपेयर करेंगे 20,000 पर पर्सन के हिसाब से। तो एक्चुअली यहाँ पे सैलरी दिया है उन्होंने 4 क्लर्क का, ध्यान देना 4 क्लर्क का सैलरी उन्होंने कुछ ऐसा दिया है 4 मंथ का कि 20,040 मल्टीप्लाई बाय ये 4 महीने का है, मल्टीप्लाई बाय 4 क्लर्क का है, तो 4 × 4 × 4 ऐसे करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। हाँ 101% की आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। और
और उसका आंसर आपके पास आएगा 32,640। कितना आंसर आएगा? 32,640। अब देखो उन्होंने 4 मंथ का रूल बोला है, ये एक्चुअल में 4 मंथ का है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी, ये भी 32,640 क्योंकि मंथ का भी रूल है और उन्होंने 4 महीने का ही दिया है एक्चुअल में, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा ये 20,000 पर पर्सन रूल है, यहाँ पे कितने क्लर्क है? 4 क्लर्क है, तो 20,000 इंटू 4 करेंगे तो 80,000 आएगा। चलो आप मुझे बताओ इन तीनों में से विच एवर इज लेस कौन सा है? तो कि भाई आंसर आएगा 32,640। अब ये वाला लो या ये वाला लो, बोथ आर सेम। याद आ रहा है? अगर इसमें डिफरेंस होता है एक्चुअल और 4 मंथ में, तो वो डिफरेंस बाकी का कहां जाता? अनसिक्योर में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट पे जाए तो पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दो। 8160 क्लर्क फॉर हिज अक्रूड लीव। अक्रूड लीव यानी रजा का पगार, वो अगर उसने छुट्टी नहीं लिया और सैलरी दे रहे तो वो भी प्रेफरेंस में आएगा। सैलरी ऑफ अक्रूड लीव। चलो अक्रूड लीव का सैलरी है कितना है? यस वो है 8160। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के लिए मेरा ध्यान जा रहा है दो म्युनिसिपल टैक्सेस, एक है 1819 का, दूसरा है 1920। 1920 का म्युनिसिपल टैक्स कहां आएगा? प्रेफरेंशियल में। ये देखो म्युनिसिपल टैक्स कौन से ईयर का? 1920। 1920 का टैक्स बोलो तो 10,200 और जो बाकी का है वो कहां जाएगा? वो यहाँ पे जाएगा। इसका लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स कौन से ईयर का? 1819। कितना है 1819 का? 6800। अब देखो ये जो 4 डिस्ट्रीब्यूशन अदर करंट लायबिलिटी में थे ना, तो वहां से मैं उसका ऊपर टोटल कर रहा हूं। पहले जो इतनी 4 चीजें लिखी ना उसका टोटल, इन दोनों का टोटल करो और वो यहाँ पे रखो। कैलकुलेटर में मैं इन दोनों का टोटल कर रहा हूँ 21,250 प्लस 6800, ये आएगा इसमें 28,050। फिर यहाँ पे प्रेफरेंशियल में यहाँ पे टोटल करो तो 32,640 प्लस 8160 प्लस 10,200 और ये टोटल आएगा 51,000। ठीक है, अब ये दोनों टोटल का ये टोटल के साथ मैच हो जाना चाहिए। ये सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, अभी काम पूरा नहीं हुआ। प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर में और भी कुछ ऐड होगा, 101% होगा। ये सब इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में अब चेक करो कोई ऐसा पॉइंट है जो प्रेफरेंशियल में या अनसिक्योर में आ रहा हो, तो उसके लिए मेरा ध्यान बैलेंस शीट में यहाँ पे जा रहा है। लॉन्ग टर्म नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड दिया है, याद आ रहा है? प्रोविडेंट फंड प्रेफरेंशियल का एक पार्ट है। कहां से लेंगे प्रोविडेंट फंड? बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में से प्रोविडेंट फंड का आंसर देखो 897 कहां चला गया? यस प्रोविडेंट फंड, यस 89760। चलिए फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर करके लिखा हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी सारी आ गई, तो सन्ड्री क्रेडिटर भी यहाँ पे आएगा। थर्ड नंबर कौन सा आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? यस सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू है 3,71,970। चलिए इसका भी टोटल कर लो तो हमारे पास ये दोनों आ जाएगा, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर। प्रेफरेंशियल का आपके पास आंसर आएगा 140,760, ये टोटल यहाँ पे मैच होना चाहिए। और अनसिक्योर का टोटल आपके पास आएगा 430, बहुत ही ऑकवर्ड फिगर सारे में आ रही है, और 440। चलिए ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, अब हमें मेहनत करके ये जो दोनों अलग मिला है वो हम फाइनल स्टेटमेंट में रखेंगे। प्रेफरेंशियल का वैल्यू 140,760, अनसिक्योर का वैल्यू 430,440। देखो कितना ऑकवर्ड सारे फिगर और कितनी मेहनत करवाया। प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर के लिए इतना सारा वर्क हमने किया। अब हम पॉइंट में आगे बढ़ सकते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ में अब डिबेंचर का पॉइंट आ रहा है, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। पहले डिबेंचर का पॉइंट ले लेते हैं। डिबेंचर होल्डर वर पेड 31 जुलाई 2020। याद आ रहा है? इसके लिए भी मैं ऑलवेज नोट करवाता हूं। पहले हम देखते हैं लिक्विडेशन डेट। हमारी कंपनी कब बंद हो रही है? ये जो आशा लिमिटेड है बंद हो रही है 31/3/2020 को। ठीक है, और ये डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट कब करना है? पेमेंट डेट चेक करो तो पीछे पैराग्राफ में आई थिंक वो है 31 जुलाई, यानी 31/7/2020।
अब चेक करो कितने मंथ का लेट इंटरेस्ट लगेगा। 3 के बाद 4 5 6 7 कितने मंथ हो रहे हैं भाई? 4 मंथ का एडिशनल इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज लगेगा जो कि यहाँ पे आएगा। उसके लिए मुझे पहले डिबेंचर का पॉइंट सॉल्व करना है। डिबेंचर बैलेंस शीट में से कॉपी करो, 7,65,000 आपको दिखने चाहिए। फिर उसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट में हो तो वो भी लेना है। मुझे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो भी है। बहुत सारी ऑकवर्ड फिगर 53,555,0। चलो फिर उसके बाद एडिशनल इंटरेस्ट के लिए बोर्ड पे ध्यान। टोटल डिबेंचर है 7,65,000 के, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, ऑकवर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का करूं? 4/12, ये ध्यान रखना 4 मंथ है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट काउंट करोगे आपके पास इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा 17,850 और तीनों का टोटल करके वैल्यू बाहर जाएगा, वो आएगा 8,36,400। ठीक है, सारी ऑकवर्ड फिगर्स है। अगर मेरी कहीं पे भी आपको गलती लगे टोटल में वगैरह में तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज सारा आंसर पीछे छपा हुआ है। ठीक है, टेक्निक हमारी आंसर बुक का आएगा। चलो फिर उसके बाद लिक्विडेशन लाइक्विडेशन, लास्ट पैराग्राफ, डेंजरस पैराग्राफ नंबर लास्ट। Liquidated entire remuneration at 1% amount on realize of asset by him. 1% asset realize का देना है तो 1/1 सभी दे देते हैं on asset realize। और कुछ बोला है asset realize के साथ साथ? नहीं बोला है। तो asset है 39,29,040, उसका 1%। चलिए 1% आंसर कितना आएगा? तो सारे आंसर ऑकवर्ड है, 39,290 ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पेड। देखो इंक्लूडिंग, सॉरी एक्सक्लूडिंग नहीं इंक्लूडिंग बोला है। 2% ऑन अनसिक्योर्ड प्लस प्रेफरेंशियल, ये दोनों के टोटल में लेना है। तो पहले मुझे टोटल करना पड़ेगा। चलो वो टोटल कर लेते हैं। 4,30,440 प्लस 14,760, उन दोनों के टोटल पे 2% देना है। तो दोनों का साथ में कर लेते हैं। अलग अलग भी आप चाहे तो कर सकते हो, पर यहाँ पे दोनों का साथ में मैं कर रहा हूँ। 444 यहाँ पे टोटल 140,760, यस इसका टोटल आएगा 5,71,200। उसका 2% उनको दे दो तो वो वैल्यू आएगी 11,424। ठीक है, अब ये टोटल आप मैं चेक कर रहा हूँ, आप भी ये चेक कर लो। 8609 प्लस 2815, यस इतना टोटल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन का पॉइंट खत्म हुआ। अभी भी एक और चीज लिखी हुई है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹53,325। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे सीधा टपका है 53। सारे आउटपुट फिगर देख लो कितनी ज्यादा मेहनत वो लोग करवा रहा है। अब अगर कोई पॉइंट पेंडिंग है तो बैलेंस शीट में से लेना है, या फिर लास्ट पॉइंट कैपिटल डेफिशिएंसी का। चलिए बैलेंस शीट को चेक कर ले। अभी भी उसमें कुछ और भी हो सकता है हिडन जैसा, तो मुझे बैलेंस शीट में ऐसा कोई पॉइंट, यस एक और पॉइंट है जो बाकी है। बैलेंस शीट में आपका करंट लायबिलिटी में ध्यान जा रहा हो तो उसमें एक बैंक ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट स्टॉक लिखा हुआ है, मिला? बैंक ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट स्टॉक का मतलब क्या होता है? यस यहाँ पे एक पॉइंट मेरे से मिसिंग हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में एक और पॉइंट ऐड होने वाला है, दैट इज माय मिस्टेक, ध्यान अंदर रखना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी, बीओडी की वैल्यू कितनी है? 6,32,400, ध्यान देना यहाँ पे। फिर उसके बाद उसमें ऐसा बोला है अगेंस्ट स्टॉक, तो स्टॉक के हमें पैसे कितने मिले थे? 6,01,000, दैट इज रियलाइज्ड वैल्यू 6,01,800। हमें सिर्फ इतने पैसे मिले, तो बाकी का हमारी ये लायबिलिटी है। बीओडी हमें बैंक ओवरड्राफ्ट पेड करना है जो स्टॉक के सामने, स्टॉक के सामने मतलब वो सिक्योर कह सकते हो। तो सिक्योर देखो इतना हमें उनको पेमेंट कर सकते हैं 6,01,800। क्यों 6,01,800 यहाँ पे लिखा? बीओडी अगेंस्ट स्टॉक है, और स्टॉक हमें कितने में रियलाइज हुआ है? स्टॉक हमें रियलाइज हुआ है 6,01,800। तो हम ये स्टॉक का पेमेंट सिक्योर क्रेडिटर कर सकते हैं। हाँ उसमें से पेमेंट हो जाएगा। ये देखो सिक्योर क्रेडिटर को हमने स्टॉक के अगेंस्ट में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो स्टॉक के अगेंस्ट में थे जो हमने सोल्ड कर दिए। तो यहाँ पे पेमेंट इतना, पर हमें पेमेंट एक्चुअली में करना था इतना, पेमेंट किया इतना, तो बाकी का कहाँ जाएगा?
अनसिक्योर क्रेडिटर में जाएगा और वो पेमेंट आएगा 30,600। 30,600 कहां पे जाएगा, यहाँ पे ये टोटल के साथ मैच हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक फिर से टोटल लिखना पड़ेगा। ये टोटल सही आएगा पर उसमें एक पॉइंट ऐड करना बाकी रह गया था। अनसिक्योर क्रेडिटर में बीओडी पेमेंट, बीओडी का पेमेंट कितना है, ओवर पेमेंट 30,600, ये स्टार रेटिंग में दे रहा हूं उसको। फिर ये प्लस करोगे तो यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर का वैल्यू आएगा 430, 440। ये मैंने अंदर डायरेक्ट लिखा था और आप ये समझ सकते हो कि ये बीओडी का पेमेंट भी आ जाएगा। चेक कर लूं मैं, कैलकुलेटर से ये सबको टोटल कर लेते हैं। 31,250, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। आंसर में बहुत सारे पॉइंट में दिए गए, सो इस हिसाब से इसमें गलती हो रही है। ओके, अब उसमें टोटल वो आ जाएगा। आप ये टोटल को चेक कर सकते हो। तो देखो कितनी मगजमारी हुई। ये 6 पेमेंट कंप्लीट करने में अभी ये दोनों बाकी है, पर इतना पेमेंट करने में आप देख सकते हो सम इतना फालतू है। पर टेंशन मत लेना, ऑनलाइन एग्जाम है तो इतने टफ यूनिवर्सिटी अभी नहीं पूछ रही है, ठीक है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हम समझ रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये चैप्टर चला रहे हैं। तो आपका यहाँ तक का काम हो गया। अब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट लिख दे। चलिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट बैलेंस शीट में कितना है, मुझे दिख रहा है 20,40,000, तो ये मैंने ये भी लिख दिया। अब सिर्फ हमारा फाड़ू एक पॉइंट है, कैपिटल डेफिशिएंसी, सिर्फ उसको लेना है और उसके लिए मैं बोर्ड पे थोड़ी जगह करूंगा। चलो, तो अब कैपिटल डेफिशिएंसी के लिए मैंने बोर्ड पे जगह कर दी और ये दोनों टेबल आपके लिए ड्रॉ किए हैं। कब ये काम करना है, when in sum more than one type of equity share is given। देखो सब में एक से ज्यादा तरह के इक्विटी शेयर है, वहां पे 2 तरह के शेयर है। तो अब हमें क्या करना है, वो जनरल वाले शेयर नहीं, ये इक्विटी शेयर्स है। तो अब सब कुछ हमारे पास रिसिप्टेंट 1 से 6 का पेमेंट आ गया है। कैपिटल डेफिशिएंसी के लिए सबसे पहले हम बैलेंस चेक करेंगे और उसके लिए शुरुआत होगी इनकम, इनकम बिफोर कॉल। कॉल से पहले की हमारे पास इनकम कितनी है, करो ये तीनों का टोटल, तो आपके पास एक इनकम आएगी जिसका आंसर है 42 लाख। बहुत ही ऑकवर्ड फिगर है, 0440 ऐसा कुछ उसमें आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आंसर चेक कर लूं, हाँ यही आंसर है। फिर उसके बाद उसमें से लेस करना है, ये मेरे 4 है, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें से लेस करेंगे पेमेंट, किसका पेमेंट लेस करेंगे, पेमेंट 1 to 6, 1 से लेके 6 तक का पेमेंट लेस करना है। और 1 से लेके 6 तक का पेमेंट आपके पास बोर्ड पे अवेलेबल है, सभी का टोटल करोगे आंसर आएगा 41,53,440, ये आंसर आएगा। आप आंसर चेक कर सकते हो, आप टोटल करोगे तो आपका आंसर ये आएगा और माइनस में आंसर जाएगा 51,051, जान लो, ये आएगा बैलेंस। फिर उसमें एक्स्ट्रा और क्या करना है, उसमें ऐड करना है कैश या सॉरी कॉल रिसीव्ड, जो हमें कॉल रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ से लेस करेंगे। चलिए, कॉल रिसीव्ड के लिए आपका ध्यान बैलेंस शीट में होना चाहिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल 3,06,000 इक्विटी शेयर ऑफ टाइनिज टू 7.50 पेड अप। ऑकवर्ड फिगर, 3,06,000 पहले ए तरह के शेयर्स है और उसमें 7.5 पेड अप है, तो 2.5 बाकी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी तरह के शेयर जिसमें 2,04,000 नंबर ऑफ शेयर है, जिसका 10 रुपए के शेयर पे 5 रुपए पेड अप है, तो अनपेड कितना हुआ, 5 हुआ, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 5, करो मल्टीप्लाई, हमारे पास शेयर्स का कॉल का अमाउंट आ जाएगा 7,65,000। चलिए, फिर उसमें सेकंड में आंसर आएगा बी में, आप मल्टीप्लाई करोगे 10,20,000। अब ये दोनों का टोटल भी करके बाहर रखे, बहुत सारे टोटल 17,65,000, 85,000 सॉरी। अब इसको यहाँ इसमें प्लस करो तो आपके पास आपका कैश बैलेंस का आंसर मिलेगा। चलिए, कैश बैलेंस हमारे पास कितना है, इसमें ये प्लस करो तो 18,36,000 आंसर आएगा। अच्छा, वो आंसर प्लस में रह रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो 18,36,000 यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। चलो, ये हमारा मेहनत करके मिला कैश बैलेंस। अब हमें कैपिटल डेफिशिएंसी के टेबल पे जाना है और उसके लिए सबसे पहले शेयर्स लिखेंगे ए और बी। ए है 3,06,000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। दूसरे में है 2,04,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 10 से। यहाँ पे वैल्यू आएगा 30 लाख, आई थिंक 60,000, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 30,60,000
यहाँ पे 20,40,000 आई थिंक आंसर आएगा और उसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर उसका करेंगे एक टोटल। चलिए टोटल के लिए उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल, कितना हमारे पास पेमेंट टोटल होना चाहिए, तो 50 लाख और दूसरा 1 लाख, 51 लाख का पेमेंट होना चाहिए, 51 लाख नो जान लो, ठीक है। हमारे पास 51 लाख होना चाहिए। फिर उसमें से हमारे पास जो कैश पड़ा है वो माइनस करो, 18,36,000 माइनस करो, बाकी का जो वैल्यू आएगा उसको बोला जाएगा कैपिटल डेफिशिएंसी। ध्यान देना ये आएगा हमारे लिए कैपिटल डेफिशिएंसी। चलिए कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आएगा, तो वो आएगा 32,64,000। इतने पैसे नहीं है, उसको मूडी टूट बोला जाता है। हमें पेड 21 करना था, हमारे पास कैश कम पड़ा है तो बाकी का डेफिशिएंसी बोला जाता है। 3264 को डिस्ट्रीब्यूट करो इन दोनों के रेशियो में, कैपिटल डेफिशिएंसी में। आई थिंक रेशियो में गड़बड़ है, 306 एंड 204, इसको डिवाइड करोगे छोटा करते जाओगे तो 51 एंड 34 आप कैसे भी करके ये कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है। और फिर उसको डिवाइड करोगे 3:2, या इसको 25 से बांटोगे ना तो हो जाएगा, लास्ट में आंसर 3:2 आएगा। तो बांटो इसको 3:2 के रेशियो में इन दोनों में, तो वो भी ऑकवर्ड फिगर है कि 19,56,400, 19,58,400। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा 1,30,000, फिर उसमें यस 5,600, यानी कि 13,05,600। चेक कर सकते हो, ये 19,58,400 करो माइनस तो आपको बैलेंस मिलेगा। बैलेंस आएगा 10,01,600, 11,01,600 और यहाँ पे बैलेंस आएगा आंसर यस 7,34,400, 7,34,400। ये टोटल आप चेक कर सकते हो। फिर उसमें से क्या करना है, ये जो कॉल हमने मंगवाया वो माइनस करना है। फर्स्ट में कॉल कितना मंगाया, 7,65,000 एंड यहाँ पे 10,20,000। चलो माइनस करें, प्लस और माइनस जो भी आंसर आए हमें एक्सेप्ट करना है। 3,36,700, 3,36,600 यहाँ पे फर्स्ट में आंसर आएगा और वो भी प्लस में आंसर आएगा और नीचे का आंसर माइनस में जाएगा, जाहिर सी बात है। 285,600 आई थिंक, यस 255,600 ये आंसर आएगा माइनस में। तो अब माइनस में आए तो रिसीप्ट, प्लस में आए तो पेमेंट, और इन दोनों का ऑल ओवर टोटल करोगे ना तो ये आंसर आपका 51,000 प्लस में आएगा ही आएगा। और ये आंसर आप इसके साथ मैच कर सकते हो तो आपको पता चलेगा आपने किया हुआ काम सही है या गलत। अब ये जो मेहनत करके कैपिटल एफिशिएंसी मिला है, ए को हमें पेमेंट करना है, बी के पास से पैसे लेने हैं। लिख दे यहाँ पे ए के पास से पेमेंट लेना है तो ए को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 3,36,600। ऐसा कौन बता रहा है, ये टेबल हमें शो कर रहा है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ऐड हो जाएगा, कॉल रिसीव। हमें पैसे देगा, कौन पैसे देगा भाई, बी पैसे देगा। बी तरह के जो शेयर होल्डर है उनके पास से 285,600 पैसे मिलेंगे। अब ये स्टेटमेंट की दोनों साइड का अगर टोटल इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। और ये टेबल का टोटल आएगा 44,90,040, ये टोटल आएगा। ऑकवर्ड फिगर 44,90,040, ये टोटल अगर बोथ द साइड इक्वल हो जाए तो सम करें। अब समझो ये लिक्विडेशन अकाउंट कितना टफ है, पर ये सम देख के किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका नॉलेज इंक्रीज हो ऐसा मैंने ये सम करवाया। बाकी यूनिवर्सिटी में पिछले 4 या 5 साल में ऐसे सम कभी नहीं पूछे। अब तो ये सम देख के आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करवाया, ठीक है। तो ये जो लिक्विडेशन हमारा चैप्टर है यही तक का रखता है। यहाँ पे जो चैप्टर में मेन सम मुझे सिखाने थे सारे मैंने करवा दिए। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का काम यही तक का था। नेक्स्ट कोई लेक्चर में कोई अगर एक्स्ट्रा टॉपिक बाकी रह रहा है तो आपको चलेगा, अदरवाइज एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय माता जी एंड ऑल द बेस्ट। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.